दोस्तों नमस्कार। दिल्ली में सत्ता की लाल दीवारों के पीछे हलचल बढ़ी हुई है और लाल दीवारों का मतलब है नॉर्थ और साउथ ब्लॉक। और हलचल का मतलब यह है कि पता नहीं कब किस मंत्री की कुर्सी चली जाए, क्योंकि एक आखिरी दांव की तैयारी में देश के प्रधानमंत्री हैं। और इस आखिरी दांव का मतलब उस मंत्रिमंडल के पत्तों को फेंटना है जिस मंत्रिमंडल के पत्तों के भीतर सिर्फ जोकर बचा है। यानी किसी भी मंत्रालय को उठा लीजिए, उस मंत्री का नाम ले लीजिए, उसके नाम आप सफलता का तमगा इस दौर में जोड़ नहीं सकते हैं। और पत्ते तब फेंटे जा रहे हैं जब जातीय समीकरण और शायद सांप्रदायिक आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण या राज्यवार, जिस जगह पर ज्यादा सीट चाहिए, ज्यादा जीत चाहिए, उन तमाम परिस्थितियों में कोई नेता फिट बैठ नहीं रहा हो। यानी यह एक अजीबोगरीब स्थिति मौजूदा वक्त में रायसीना हिल्स पर चलते वक्त नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के भीतर गूंज रही है। किसी भी मंत्रालय को उठा लीजिए, उस मंत्रालय का कच्चा चिट्ठा, मंत्री के नाम, अगर आपको नीति आयोग के दस्तावेजों को देखना है, अगर आपको लगता है कि सीएजी रिपोर्ट को ही पलट लिया जाए, या फिर आपको लगता है कि जो ब्यूरोक्रेसी पीएमओ में बैठी हुई है वह मंत्रियों के नाम अगर रिपोर्ट कार्ड तैयार करे तो किसे A+ दे या किसे B, C, D दे, कोई ऐसी परिस्थिति जब किसी मंत्रालय को लेकर ना बन रही हो और आखिरी दांव इसलिए महत्वपूर्ण हो चला हो क्योंकि सब कुछ मोदी सरकार पर निर्भर हो 2024 का भविष्य। यानी राजनीतिक तौर पर इससे पहले के तमाम चुनाव में मायने रखते थे किस इलाके के किस जाति के व्यक्ति को मंत्री बनाया जा रहा है और उस इलाके और उस राज्य के और उस जाति विशेष के वोट कैसे बीजेपी को मिल जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे 2024 की दिशा में कदम बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे एक बात साफ होती चली जा रही है, यह ना तो 2014 का चुनाव है और ना ही 2019 का चुनाव है। और इतना ही नहीं, राज्यवार अगर बीजेपी की परिस्थितियां भी राजनीतिक तौर पर नेता या मंत्री के आश्रय नहीं चल पाएगी, यानी स्थितियां डामाडोल है, तो ऐसे में किसी भी दस्तावेज या किसी भी रिपोर्ट को उठाकर आप देखेंगे तो हो सकता है आप किसी मंत्रालय से खुश ही ना हो। और इन सब के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय इस देश के भीतर के हैं, जो लोगों से जुड़े हैं, उसमें जिन्हें मंत्री बनाया गया वह लोगों के बीच से चुनकर ही नहीं आए हैं, तो उनके संवाद और उनकी जिम्मेदारी लोगों के साथ कैसे होगी। यानी ऐसे सदस्यों को मंत्री बनाया गया जिनको राज्यसभा के माध्यम से लाया गया और उनके पास तमाम मंत्रालय सौंपे गए। तो क्या इस बार जब मंत्री बदलने की परिस्थिति आ रही है तो जनता और जनता से जुड़ाव वाले नेताओं को देखने की स्थिति में मोदी सत्ता खड़ी हो रही है, या फिर से वही परिस्थितियां रहेंगी जहां पर जिसे मन चाहेगा उसे मंत्री बनाएंगे और मैसेज यही दिया जाएगा, हमने इसे हटा दिया और हमने इसे रख लिया। ये रखने और हटाने की परिस्थिति भी ना तो किरण रिजिजू की तरह है जहां मंत्रालय को बदल दीजिए, और ना ही एक वक्त में रविशंकर प्रसाद या प्रकाश जावड़ेकर को जिस तरीके से हटाया गया था वैसी स्थिति भी नहीं है। और इतना ही नहीं, जिस रूप में अश्वनी वैष्णव को यानी बतौर रेल मंत्री बालासोर की दुर्घटना के बावजूद बचा लिया गया, इस बार स्थिति वैसी भी नहीं है। दरअसल तमाम रिपोर्ट्स को देखें तो पहली बार यह नजर आने लगा है कि हर रिपोर्ट बतलाती है कि तमाम मंत्री अपने मंत्रालयों में काम क्या करते हैं, और जबकि उस मंत्रालय का जो पूरा बजट है, उसका जो खर्चा है, जो लब्बो लुबाब है, उसको लेकर भी एक बड़ा सवालिया निशान है। और यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब बजट के जरिए मंत्रालयों में पैसा बांटा गया और यह पैसा बांटने की स्थिति तकरीबन 3.5 लाख करोड़ की रही, उस 3.5 लाख करोड़ से निकला क्या? सैलरी निकली, इस्टेब्लिशमेंट का खर्चा निकला, लाल बत्ती की गाड़ी में घूमना निकला, अलग अलग जगहों पर सफर करना निकला, विज्ञापनों का पूरा अंबार निकला। क्या निकला इससे? और हर उस क्षेत्र में जहां पर लोग सोचते हैं कि उसके मंत्री जो है उससे कोई संवाद बनाया जाए और मंत्री को लगता है वह तो राज्यसभा से निकल कर आया है, प्रधानमंत्री ने उसे चुन लिया और मंत्री बना दिया, तो उसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री को लेकर है।
यानी पीएमओ को लेकर है। इसीलिए पूरा का पूरा दायरा ऐसा चल पड़ा है जिसमें पीएमओ में बैठा हुआ अधिकारी अगर खुश है तो प्रधानमंत्री खुश है। अगर पीएमओ में बैठा हुआ शख्स कोई लाल कलम से कोई लकीर आपके मंत्रालय या आपके मंत्री और आपके सेक्रेटरी को लेकर नहीं खींच रहा है तो मान लीजिए आपके लिए रेड कारपेट नए तरीके से बिछ रही है। और जहां पर लाल स्याही चल गई वहां पर मुश्किल है। लेकिन सवाल यह है कि जब 2024 की दिशा में कदम बढ़ रहे हैं तो क्या यह प्रधानमंत्री मोदी के लिए आखिरी दांव है जिसमें उनको पूरी कैबिनेट को फेंट देना है? तो एक क्षण के लिए नजर डालिए उसके बाद इस देश की आर्थिक परिस्थितियों में मंत्रालयों का काम, नीति आयोग क्या कहता है, सीएजी रिपोर्ट किन मंत्रालयों को लेकर कुछ सवालों को उठाती है और अलग अलग राज्यों की अलग अलग योजनाओं में खास तौर से फाइनेंस और इकोनॉमिक अफेयर्स को लेकर कौन सी स्थिति है। और शायद इसलिए पहला नाम आपके जहन में निर्मला सीतारमण का हो सकता है। जब ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर में है जहां पर बैंकों की स्थितियां नाजुक, जहां पर डिफॉल्टर्स को दोबारा लोन देने की परिस्थिति आ गए, रिजर्व बैंक अपने जरिए चीजों को संभाल नहीं पा रहा है, तो ऐसे में फाइनेंस मिनिस्टर की क्या जरूरत है? और उनका कोई बयान इस रूप में आता नहीं तो क्यों नहीं उन्हें बदल दिया जाए? सवाल यह नहीं है, सवाल है मंत्रालय दर मंत्रालय परिस्थितियों को परखने की जरूरत है। इस देश के वित्त मंत्री जनता ने नहीं चुना है, इस देश के विदेश मंत्री को जनता ने नहीं चुना है, इस देश के कॉमर्स मिनिस्टर को जनता ने नहीं चुना है, इस देश के इंडस्ट्री मिनिस्टर को जनता ने नहीं चुना है, इस देश के कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक मिनिस्टर को भी जनता ने नहीं चुना है, इस देश के एजुकेशन मिनिस्टर को भी जनता ने नहीं चुना है, इस देश के सिविल एविएशन मंत्री को भी जनता ने नहीं चुना है, इस देश के रेल मंत्री को भी जनता ने नहीं चुना है, इस देश के पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर उसको भी जनता ने नहीं चुना है, और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर जो है उसको भी जनता ने नहीं चुना है। इतना ही नहीं, लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर उसको भी जनता ने नहीं चुना है। जब इतने सारे मंत्रालय और इसके बाद भी एक लंबी फहरिस्त है जो जनता के बीच से चुनकर नहीं आए हैं, प्रधानमंत्री ने उसे चूज किया, पिक किया और अपने तौर पर मंत्री बना दिया, तो उसके बाद उसकी जिम्मेदारी जनता की नहीं प्रधानमंत्री की होगी और प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ वो देखता रहेगा। और प्रधानमंत्री कार्यालय अपने तौर पर खुद की मौजूदगी और खुद के नंबर बढ़ाने के लिए बताता चलेगा कि किस तरीके से शानदार काम हो रहा है। और शायद इसीलिए हमारी टीम ने बड़ा शानदार एक काम किया और उसने बताया कि इस देश के भीतर में फाइनेंस मिनिस्ट्री से ही आप शुरू कीजिएगा, और इसके इसलिए शुरू कीजिएगा क्योंकि इस देश के भीतर में जो दिवालिया होती कंपनियां हैं और उसके लिए जो आईबीसी बनाई गई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, जो दिवालिया होती कंपनियां हैं और जो बैंक है, दोनों नहीं चाहते हैं कि कोई मामला इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के पास जाए। वो चाहते हैं कि जो एआरसी है यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए जो बनाया गया है, सुविधापूर्वक तरीके से यही से काम होता है। यानी नियम कायदे कानून भूल जाइए, एक नए तरीके की परिस्थिति इस देश के भीतर है। लेकिन शानदार लकीर खींचने में क्या जाता है, आंकड़े बताने में क्या जाता है? तो कमोवेश हर जगह की परिस्थिति मंत्रालय दर मंत्रालय हम आपके सामने 1 दर्जन मंत्री और उनके मंत्रालयों का पहले जिक्र कर दें जिस दिशा में बात आगे बढ़ेगी। इस देश के गृह मंत्री अमित शाह, मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उस महत्वपूर्ण है या फिर अमित शाह मौजूदा वक्त में 2024 के चुनाव की कमान अब संभाल लें वो महत्वपूर्ण है? चुनाव महत्वपूर्ण है, वही सब कुछ है, वही तय करेगा। मणिपुर तो देखा जाएगा, लेकिन देश के भीतर और इन सब के भीतर आरएसएस भी जब ये कहने लग जाए मणिपुर में जो हो रहा है सही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है आवाज अब भीतर से आने लगी है। तो सेफगार्ड की सिचुएशन बतलाती है कि अमित शाह मंत्रालय छोड़ें और इस देश के भीतर में बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और उसमें एक चुनाव को जिताने की दिशा में बढ़ जाए, अन्यथा ना मंत्रालय संभलेगा ना चुनाव जीत पाएंगे, क्योंकि चाणक्य तो आप ही हैं। तो क्या यह माना जाए कि अगर गृह मंत्रालय को परखना शुरू करें और उसके दायरे में दिल्ली में बैठे हुए लोग जो सोचते हैं कि दिल्ली में दिल्ली पुलिस उनके अधीन है, तो फिर यह परिस्थिति भी पहली बार हर किसी ने देख लिया दिल्ली पुलिस महिला यौन शोषण को लेकर कैसे काम करती है,
किस तरीके से पॉक्सो को लेकर भी उसने काम किया, यह सब कुछ दिल्ली पुलिस के जरिए आया। लेकिन अगुवाई और लीडर तो गृह मंत्री हैं, तो क्या उनकी सिचुएशन को परखा जाए और तमाम रिपोर्ट्स को देखा जाए और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो सवाल उठ रहे हैं भारत के भीतर अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ियों को लेकर, उसके जरिए देखा जाए। बात आगे बढ़ेगी तो आपके जहन में तुरंत आएगा ये क्या चीज है, ये तो पूरे देश को चलाते हैं, इनको कोई कैसे हटा सकता है। यकीनी तौर पर यानी आखिरी दांव जो खेला जाने वाला है, इसमें किस मंत्री को कहां फिट करके क्या लाभ लिया जाए, यह भी दिमाग में है। जाति समीकरण इस बार उस तरीके से नहीं रेंग रहे हैं, तो इसीलिए शायद रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव, इनकी पहचान क्या है, राजनीतिक तौर पर जनता के बीच ये किस रूप में काम किए हैं। यह तो अटल बिहारी वाजपेयी के पीएस हुआ करते थे, वहां से निकले मंत्री बन गए। बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं, लेकिन इंटेलिजेंट तो नौकरशाह को होना है, ब्यूरोक्रेट को होना है। मंत्री को तो उस नब्ज को पकड़ना है जो जनता के भीतर धड़क रही है। और उस दिशा में रेल मंत्रालय कितना फेल हो गया, यह उस घटना और दुर्घटना भर का जिक्र नहीं है। बकायदा रिपोर्ट बतलाती है कि 2,40,000 करोड़ का जो बजट था, उस बजट को भी सिस्टमेटिकली खर्च कर पाने की स्थिति में रेल मंत्रालय नहीं आ पाया। और इतना ही नहीं, रेल मंत्रालय के भीतर जो भर्तियां होनी थी वह भी आधी अधूरी नहीं बल्कि एक लिहाज से पड़ी रह गई। आप किस रूप में रेल मंत्रालय चला रहे हैं, मैसेज क्या आने वाले 6 महीने में मोदी सत्ता इस देश को दे सकती है, देखिए हमने आपके लिए सब कुछ किया है, यह भी मुश्किल सवाल है। और उसके बाद आपके जहन में तुरंत आएगा सड़क, रेल, हवाई जहाज भी देख लीजिए। पहली बार भारत के भीतर में प्राइवेट सेक्टर के हाथों खुला खेल हुआ है। यानी कितनी भी आप फेयर प्राइस को बढ़ाते चले जाइए, रोकने वाला कोई नहीं है। दुर्घटना हो गई बालासोर में, दिल्ली से भुवनेश्वर की उड़ान भरनी है तो उस हवाई जहाज का किराया दिल्ली से लंदन जो किराया है उससे ज्यादा हो गया। और अभी की तारीख में जब हम आज आपसे बात कर रहे हैं तो दिल्ली से चेन्नई, दिल्ली से बेंगलोर, कहीं चले जाइए, आप ध्यान दीजिएगा कि रकम इतनी ज्यादा है जो इससे पहले कभी नहीं थी। तो क्या भारत के लोग रईस हो गए, या क्या कोई आक्रोश नहीं है? पैसे वालों के भीतर भी आक्रोश आ गया कि इस दौर में इस तरीके से सरकार चलती है क्या? तो फिर सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या करेंगे? उनकी क्या जरूरत है? उनको कहां भेजा जाए, कहां फिट किया जाए, यह परिस्थिति भी आकर खड़ी हो चली है। लेकिन इन सब के बीच अगला सवाल है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जिक्र हो चला, अमित शाह का जिक्र हो चला, अश्वनी वैष्णव का जिक्र हो चला, ज्योतिरादित्य सिंधिया का हो चला। एक नाम महाराष्ट्र से निकल कर आएगा, नारायण राणे का। एमएसएमई के मिनिस्टर हैं, 10,000 से ज्यादा एमएसएमई पर ताला लग गया। दुनिया भर के भीतर जो इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन है और जो अमेरिका के बैंक हैं उन्होंने हाथ खड़ा करना शुरू कर दिया, जो स्टार्टअप के लिए पैसा देते थे, एमएसएमई में इन्वेस्ट करते थे, तमाम परिस्थितियां गायब। लेकिन मंत्री को कभी आपने बोलते सुना है? तो क्या गवर्नेंस पूरे तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के कांधे पर है या पीएमओ के भीतर बैठे नौकरशाहों के है? फेल कौन हो रहा है? मैसेज क्या जाएगा? तो क्या इस दिशा में नाम जोड़ा जाए? स्मृति ईरानी अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री हैं। अल्पसंख्यकों के भीतर का गुस्सा और डर दोनों के साथ वो कभी खड़ी हो पाई हैं या नहीं हो पाई है? किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति के साथ खड़े होकर पूछिए उनका मंत्री कौन है, वो बता दे तो बड़ी बात होगी। ऐसी परिस्थिति में मंत्रियों की मौजूदगी इस देश में क्या मैसेज दे रही है? अभी तक तो सबसे मजबूत एक ही शख्स था, लेकिन उस एक शख्स के आश्रय अगर 2024 का बेड़ा पार नहीं होगा तो इन मंत्रियों को पत्ते आप फेंटेंगे और इन्हें हटाएंगे तो हो सकता है उसमें कोई दूसरा जोकर निकल आए जो आपको मदद कर दे। लेकिन अगर ये सारी परिस्थिति ऐसी रही तब तो आने वाले वक्त में आपकी भी कुर्सी डामाडोल। शायद इसलिए नाम यही नहीं रुकते हैं, नाम तो उसके बाद पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर भी आएंगे। और यह भी सवाल उठेगा कि दुनिया के बाजार में तेल महंगा हो सस्ता हो, लेकिन भारत के बाजार में तेल महंगा ही मिलेगा। और जिस दौर में दुनिया के बाजार से 30% सस्ता भारत रशिया से तेल खरीद रहा है और यूरोप को सबसे ज्यादा तेल दे रहा है भारत ही रिफाइन करके, बावजूद इसके यहां के लोगों को तेल सस्ता नहीं मिलेगा। पेट्रोलियम मंत्री किसके लिए हैं? उनका कोई संवाद लोगों के साथ हो पाता है?
नहीं हो पाता है। तो क्या इन मंत्री का क्या किया जाए? उसके बाद सबसे बड़ी बात तो इस देश के खेल मंत्री जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी हैं, अनुराग सिंह ठाकुर, कल्पना कर रहे हैं कि खेल की दुनिया में शायद यह दूसरा सबसे बड़ा मामला हुआ है। इससे पहले क्रिकेट के क्षेत्र में हुआ था जब सट्टेबाजी थी और सारी चीज थी और समूची दुनिया की नजर भारत पर आकर टिक गई थी और भारत के भीतर भी हड़कंप मच गया था, लेकिन वह पैसे का खेल था। लेकिन यहां तो शोषण का खेल है और खेल मंत्री दो दो बार बैठ जाएं खिलाड़ियों के साथ, महिला खिलाड़ियों के साथ, और रास्ता भी ना निकाल पाए, इससे बुरी स्थिति क्या हो सकती है। लेकिन वह खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर, क्या वो बने रहेंगे या हिमाचल का कार्यभार उनको सौंप दिया जाए और कहा जाए वहां की लोकसभा सीटें जो भी है उसको तो जिता दीजिए, बहुत बड़ी बात होगी। नारायण राणे को महाराष्ट्र भेज दिया जाए, कुछ कोंकण के हिस्से में काम तो कीजिए, कुछ भला तो हो जाए। हरदीप सिंह पुरी को कहा जाए जाइए कुछ दिन पंजाब की गलियों में घूम तो लीजिए, अब अकाली हमारे साथ नहीं है, उसके बाद देखिए क्या होता है। अश्वनी वैष्णव को क्या दोबारा उत्तर प्रदेश भेज दिया जाए और समझाया जाए कि देखिए यहां पर दस्तावेज को संभालिए? जी नहीं, बात और आगे बढ़ेगी। महेंद्र नाथ पांडे भी तो उत्तर प्रदेश से आते हैं, हैवी इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं, लेकिन हैवी इंडस्ट्री का योगदान मौजूदा वक्त में भारत की इकोनॉमी के साथ सबसे बुरी गत के साथ खड़ा है। तो फिर मंत्री का काम क्या है? और मंत्री को लेकर पीएमओ के भीतर कोई लकीर खींची जाती है? इसलिए यह सवाल बड़ा है क्योंकि जब मंत्री ही बनाना है प्रधानमंत्री को और हटाना है प्रधानमंत्री को, तो उस मंत्री का क्या काम? और वो मंत्री अपने तौर पर नैतिक बल के आश्रय कैसे इस्तीफा दे सकता है? नहीं दे सकता है। बनाने वाला भी एक, हटाने वाला भी वही, और उसी के आश्रय खुद की राजनीति और खुद के विशेषाधिकार, खुद की सरकारी गाड़ी, खुद का सरकारी बंगला। ऐसी परिस्थिति में इस देश के भीतर में मंत्रियों की फेरिस्त टटोलते टटोलते हो सकता है आपके जहन में यह भी बात आए कि अच्छा पीडीएस मंत्री कौन है इस देश का? आप कहेंगे वही जो कॉमर्स मिनिस्टर है। कॉमर्स मिनिस्टर कौन है इस देश का जो इस दौर के भीतर में मई के महीने में सबसे कम एक्सपोर्ट हो गया? आप कहेंगे अच्छा पीयूष गोयल, अरे बड़े ताकतवर मिनिस्टर हैं, पैसे का पूरा ख्याल रखते हैं। और उसी कतार में अनुराग ठाकुर भी तो आकर खड़े हो गए। तो क्या इन मंत्रियों की अपनी कुर्सी बचेगी? लेकिन क्या पीयूष गोयल को महाराष्ट्र भेज के कुछ किया जा सकता है? किया जाए या ना किया जाए, लेकिन मैसेज इस देश के सामने क्या है? मैसेज बहुत साफ है कि जो मंत्रियों की पूरी फेरिस्त है इनकी कोई जरूरत ही नहीं है। और किसी का नाम इसके बाद आप सर्बानंद सोनोवाल का नाम ले लीजिए जो पोर्ट्स एंड शिपिंग के मिनिस्टर हैं। अरे पोर्ट्स किंग तो अडानी है, उनकी क्या जरूरत है? राजीव चंद्रशेखर, इतना बड़ा कांड इस देश के भीतर में हो गया, ट्विटर ने अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कहा भारत में कैसे धमकी दी जाती है, और राजीव चंद्रशेखर बतौर इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मिनिस्टर, हालांकि अश्वनी वैष्णव कैबिनेट मिनिस्टर है इसके, लेकिन देखिए रास्ता क्या निकाला गया। तो जरूरत क्या है, किस रूप में है इनकी? ये सवाल जैसे ही जहन में आता है तो तीन सवाल आपके जहन में आएंगे। क्या करना है? राज्यसभा के जरिए बने हुए मंत्रियों को हटाना है। जिन मंत्रियों का कोई योगदान राजनीतिक तौर पर नहीं है उनको हटाना है। क्या इस दौर में नए मंत्रियों को बनाना है? और इस दौर में फाइनेंस मिनिस्ट्री को लेकर जब यह सवाल है कि 3,46,469 करोड़ रुपए जो डिफॉल्टर के पास पड़े हैं और कुल अकाउंट्स जिन लोगों के साथ जुड़े हैं उनकी संख्या 9,943 है, इतने व्यापक तरीके से माफी पैसे की, फिर से लोन देना और इस देश के भीतर में करप्शन को सिस्टमैटाइज कर देना, यह मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि चीजें नहीं संभल रही है। ये मैसेज है इस देश के भीतर की जो महंगाई है, बेरोजगारी है, मुश्किल हालात है, उनसे आपने आंख मूंद ली है और गवर्नेंस के तौर तरीके सिर्फ पीएमओ के भीतर की हरियाली के आश्रय चल रहे हैं और उस हरियाली में पानी हमेशा डलता रहे, इसलिए तमाम मंत्रालय उनको देखकर ही सक्रिय होते चले जाते हैं। अब यहां पर सवाल है कि जो तकरीबन 3-3.5 लाख करोड़ रुपया, जिसमें लगभग आधा सैलरी के ऊपर जाता है, आधा एस्टेब्लिशमेंट पर खर्च होता है, यह देश के टैक्स पेयर का पैसा है। और पब्लिक सेक्टर जो दूसरी अंडरटेकिंग, जो तमाम इंस्टीट्यूशन और पीएसयूज जिसके दायरे में आते हैं, इसका भी बजट तो लगभग 5,23,000 करोड़ का है। यह पैसा कहां खर्च हो रहा है, किस रूप में खर्च हो रहा है? क्योंकि आपने कहीं खर्च किया नहीं।
एग्रीकल्चर में 1 लाख करोड़ का बजट, 1,01,000 करोड़ का कहां खर्च हुआ है, मंत्री महोदय बताएंगे? यह सवाल कोई हम नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि सवाल सीएजी की रिपोर्ट के भीतर भी जाइएगा, वहां भी 6 मंत्रालयों को लेकर जो रिपोर्ट आई, उसमें कोल मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, एमएसएमई, माइंस मिनिस्ट्री, पोर्ट्स एंड शिपिंग मिनिस्ट्री, ये सारी मिनिस्ट्रियों को लेकर जब आप इसके कच्चे चिट्ठे को देखिएगा तो आपके जहन में ये सवाल होगा, ये दस्तावेज दब कैसे जाते हैं? दस्तावेज दबते नहीं हैं। दरअसल नीति आयोग ने जिन मंत्रालयों को लेकर जो सवाल किया, सीएजी ने जो रिपोर्ट दी, ये रिपोर्ट दबी नहीं, बल्कि इस देश के मीडिया के जरिए वो सामने नहीं आ पाई। पार्लियामेंट शोर शराबे में खो गया, तो जब पार्लियामेंट में यह रिपोर्ट रखी भी जाती है तो शोर शराबे के भीतर निकल जाती है, वक्त निकल जाता है और कोई ध्यान नहीं देता है। शायद इसीलिए दर्जन भर मंत्रालय और दर्जन भर कैबिनेट मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों मंत्री बने हुए हैं, क्यों उनको सरकारी बंगला दिया गया है, क्यों सरकारी गाड़ी दी गई है, क्यों इतनी रईसी के साथ रहते हैं, क्यों ठसक के साथ रहते हैं, क्यों अहंकार पाल कर रहते हैं, किस बात का गुमान है उन्हें, जबकि देश को संभालने की परिस्थिति के जरिए उनको यहां के लोगों की स्थिति अनुकूल करनी है और उनके द्वारा किए गए काम को उपलब्धि के तौर पर प्रधानमंत्री को अपनी छाती पर तमगा लगाना है। लेकिन यहां तो कुछ काम हो ही नहीं रहा है, मंत्रालय दर मंत्रालय अगर हम परखते चले जा रहे हैं। अब आप सोचिए, इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट के दायरे में आइए तो ग्रेड ए में 31,000 पद खाली हैं, ग्रेड बी में लगभग, ग्रेड बी दोनों हिस्सा जोड़िएगा, ग्रेड बी में 2 दायरे आते हैं, एक में 18,000, एक में 94,000। ग्रेड सी में लगभग 8,23,000 पद खाली पड़े हैं, यानी 9,64,000 पद खाली पड़े हुए हैं। और जो सैंक्शन की स्थिति जो अलग अलग मंत्रालयों को कही गई, इन्होंने बड़े जोर शोर से निकाला और परखा और प्रधानमंत्री से कहा अब आप रोजगार मेला लगा सकते हैं। तो रोजगार मेले की तादाद जो बनाई गई बड़ी मशक्कत के साथ, वह 2,30,000 की बनाई गई, यानी उसके बाद भी 7,30,000 पद खाली पड़े रहेंगे। वह 2024 के बाद भी खाली रहेंगे और संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन सोचिए, इतनी मशक्कत सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए कि व्यापार रोजगार मेला कैसे लगाना है, उसके लिए तमाम मंत्रालयों की मशक्कत के बाद 2,30,000 ही निकल पाए। और जबकि खुले तौर पर 12 मंत्रालय जिनका हम जिक्र कर रहे थे, उसमें 9,64,000 सैंक्शन पद हैं। फिर क्या मजबूरी है? अगर इस परिस्थिति के भीतर जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या प्रधानमंत्री अपना आखिरी दांव, जो मंत्रिमंडल परिवर्तन का दांव है, उसके जरिए 2024 को संभाल लेंगे? और अगर नहीं संभाल पाएंगे तो फिर क्या यह माना जाए कि इन मंत्रियों के जरिए ही प्रधानमंत्री की कुर्सी भी डोलने लगेगी? या फिर ये मंत्री अगर हट जाएं तो क्या कुर्सी संभल जाएगी? ये सारी चीज उस परसेप्शन पर टिकी है जिस परसेप्शन को बनाने में माहिर मौजूदा मोदी सत्ता है, इससे कतई इनकार नहीं है। ये परसेप्शन उनकी अपनी ताकत से बनता है, यह परसेप्शन किसी भी नेता मंत्री की कोई हैसियत नहीं है ये बताने से बनता है। यह परसेप्शन बजट का सबसे बड़ा चंक अलग अलग मंत्रालयों के जरिए जो बजट है, उनके अपने मंत्रालय को काम को लेकर उसका लगभग 40-42% प्रचार में झोंकने से बनता है। जो प्रचार वो करते चले जाते हैं, काम हो ना हो लेकिन प्रचार होते चले जाना है। क्या ऐसी स्थिति के भीतर यह कहा जा सकता है, जब इस बात का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं कि जिस देश के भीतर में दिवालिया होती कंपनियों और उस कंपनी को लोन देने के बाद बैंक का भरोसा भी आईबीसी पर नहीं टिक पा रहा है, और मौजूदा वक्त में जानकारी मिली कि 2023 में जो एआरसी के तहत जो सुविधापूर्वक बैंकों को लगता है काम हो जाएगा, उसमें लगभग 7,56,000 करोड़ के मामले जो बुक वैल्यू है बैड लोन्स की, वह फंसी हुई है। इतना पैसा फंसा हुआ है, इतना मंत्रालयों को बजट दिया जाता है और सारी चीजें रईसी में उड़ा दी जाती है और जनता से कोई सरोकार नहीं। तो क्या वाकई ये आखिरी दांव काम कर जाएगा या नहीं करेगा? शायद हलचल इसीलिए बढ़ी हुई है, जिन्हें अपनी कुर्सी बचानी है वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं मत कीजिए, आखिरी मौके पर मत कीजिए। जिन्हें लगता है मंत्री बन जाएंगे और शायद राजनीतिक तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के करीब पहुंच जाएंगे, वो कह रहे हैं बदल डालिए, बदल डालिए, इसलिए
क्योंकि इसके बाद नया परसेप्शन बनेगा, और नया परसेप्शन कैसे बनेगा यह कहने वाले नौकरशाहों की वह पूरी टीम है जो अलग अलग मंत्रालयों में फैली हुई है, और उनका नेक्सस पीएमओ के भीतर बैठे नौकरशाहों के साथ है। तो नौकरशाही की एक पूरी की पूरी कैटेगरी, पॉलिटिशियंस का एक पूरा का पूरा दायरा, मंत्रियों का एक पूरा का पूरा औरा, और उनके ऊपर प्रधानमंत्री। क्या होगा सोचिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।